हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के भौतिकी का फर्स्ट लेसन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और ये वीडियो जो है ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के पहला वीडियो देख सकते हैं। आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किसी सतह से टकरा करके वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सतह, कोई वस्तु है या कोई दर्पण है, तो प्रकाश इधर आया और यहाँ पे पड़ा, यहाँ से पड़ने के बाद फिर इधर लौट गया है, इधर आ गया। देखिए इधर से आया और इधर चला गया। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है। कितना नियम है? दो नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम कहता है, देखिए यहाँ पे दर्पण है, इसको नीचे से रचित कर दिए हैं। प्रकाश की किरण इधर से यहाँ पे पड़ा और यहाँ पे जैसे ही पड़ा, यहाँ से पड़ने के बाद ये परावर्तित हो गया इस तरफ से, यानी इधर से आया और इधर चला गया। तो यहाँ से लंबवत, देखिए इसके लंबवत ठीक ऊपर, ये जो है यही अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, इसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इसी पॉइंट को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है किरण, आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, और दर्पण से परावर्तन के बाद जब जाती है तो उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ पे आया, आईना पे पड़ने के बाद, दर्पण पे पड़ने के बाद परावर्तित होकर इधर से लौट रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए तीनों एक ही समतल में है कि नहीं? एक ही तल में है, एक ही समतल में रहता है। ये दर्पण है, ये क्या? ये दर्पण है। तो ये पहला नियम है। प्रकाश का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये पहला नियम है। इसके बाद दूसरा नियम में कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसको इस तरह से लिखा जाता है, कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन एवं उसके नियम। इसके बाद हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, इमेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब मतलब छाया प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित होती है या उस बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर पड़ती है या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा देख लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, रियल में मिलती है, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ये हमेशा उल्टा बनता है। ये हमेशा कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हो जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। किसे कहते हैं? काल्पनिक किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती है, काल्पनिक रूप से, रियल में नहीं, काल्पनिक रूप से मिलती है, उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, क्योंकि ये रियल में नहीं होता, आभास होता है, लगता है, रियल में नहीं है लेकिन लगता है, इसीलिए हम लोग इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब जो है ये किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ये दर्पण के पीछे बनता है। ये कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है। ये हमेशा सीधा होता है। ये हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही हो गया प्रतिबिंब। ये देखिए, ये दोनों अंतर हो गया है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर हो गया है। ये अंतर भी पूछता है एग्जाम में कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब याद करने का चीज़ है। प्रतिबिंब के बाद हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है? तो चिकनी परावर्तक सतह वाले वस्तु को दर्पण कहते हैं। चिकनी परावर्तक सतह वाले वस्तु को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह चिकना रहता है। यह दर्पण दो प्रकार का होता है। ये दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल और एक होता है गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। अब देखिए, समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल रहता है, बराबर रहता है, परावर्तक सतह समतल रहता है। परावर्तक जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए, समतल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? हमेशा इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है।
वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु रखा होता है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है। समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु रखा रहता है उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनता है। देखिए इसमें एक संबंध हो जाता है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी हो जाता है। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यही हो गया। इसमें एक संबंध हो जाता है कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है। समतल दर्पण का यूज जो है हम लोग अधिकतर घरों में करते हैं। समतल दर्पण का यूज जो है अधिकतर घरों में होता है। कहाँ होता है? घरों में किया जाता है। इसका यूज जो है घरों में ज़्यादा होता है, घरों में ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कहता है कि अगर किसी समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ रही है, लंबवत सीधे प्रकाश की किरण पड़ रही है, तो प्रकाश की किरण जो है किस प्रकार से परावर्तित होगी, किस प्रकार परावर्तित होगी? तो जिस दिशा में प्रकाश की किरण आती है दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। इधर से आती है और उसी दिशा में सेम लौट जाती है, यानी जिस दिशा में आती है उसी दिशा में लौट जाती है। ये आता है और जाता है, इसके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो इसमें जो है परावर्तन कोण का मान कितना होगा? परावर्तन कोण पूछता है, तो परावर्तन कोण का मान 0 हो जाता है। कितना होता है? 0 हो जाता है, क्योंकि जिस दिशा में आती है उसी दिशा में फिर लौट जाती है। तो यहाँ बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, कोण नहीं बनता है, इसलिए परावर्तन कोण का मान 0 हो जाता है। ऑप्शन में देता है 45 डिग्री दिया रहता है, 90 डिग्री दिया रहता है, 0 डिग्री रहता है, 30 डिग्री दिया रहता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर दो समतल दर्पण हो, अगर ये दो समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखा हुआ है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, तो इसका जो है कितना प्रतिबिंब बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो ये वस्तु का प्रतिबिंब देखिए यहाँ बनेगा, इस आईना से फिर इसमें भी बनेगा, इसमें बनेगा, फिर इस आईना से इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसी से करके अनंत बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत बनेगा। दो समतल दर्पण के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बनता है, अनंत बन जाता है। देख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब इसमें भी बनता है और इसमें भी बनता है, फिर इसका प्रतिबिंब इसमें ऐसे कर करके बहुत सारा प्रतिबिंब यानी अनंत बन जाता है। तो इसलिए दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग कॉनकेव मिरर कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। यानी देखिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। देखिए कैसे धंसा रहता है, ये है ऐसे अवतल दर्पण है। इसको हम लोग बाहर से क्या करते हैं? रजतीत कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? अवतल दर्पण प्राप्त होता है। ये अवतल दर्पण हो गया। ये देख रहे हैं, ये धंसा हुआ भाग यही परावर्तक सतह है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि बाहरी भाग को क्या करते हैं? बाहरी भाग को रजतीत कर बनाया जाता है। यानी अवतल दर्पण को कैसे बनाया जाता है? तो बाहरी भाग को रजतीत करके अवतल दर्पण बनाया जाता है। इसका जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है। इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी वो ऋणात्मक होती है।
इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसा होती है? तो ऋणात्मक होती है। इसमें जो है वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब प्लस में काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब इसमें बनता है। अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बराबर बड़ा भी होता है और वस्तु के आकार से छोटा भी होता है और वस्तु के आकार के बराबर भी होता है। इसमें तीनों आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु से बड़ा भी रहेगा, वस्तु से छोटा भी रहेगा और वस्तु के आकार के बराबर भी रहता है। और इसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की सभी किरणों को एक ही जगह पे मोड़ देती है, एक ही जगह पे क्या करती है? मोड़ देती है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसके बाद होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, निकला हुआ रहता है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका परावर्तक सतह जो है, परावर्तक सतह कैसा रहता है? उभरा रहता है। परावर्तक सतह उभरा रहता है। देखिए परावर्तक सतह उभरा कैसे रहता है? ऐसे करके है और इधर से क्या किया है? पेन रजदित कर दिया, इधर से ये रजदित हो गया है। देखिए परावर्तक सतह है, ये कैसा उभरा हुआ, निकला हुआ है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? इसके भीतरी भाग को रजदित करते हैं। भीतरी भाग को, कौन सा भाग को? भीतरी भाग, भीतरी भाग को रजदित कर, भीतरी भाग को रजदित करके उत्तल दर्पण बनाया जाता है। भीतरी भाग को रजदित करके उत्तल दर्पण बनाया जाता है। इसका फोकस जो है वो काल्पनिक होता है। फोकस कैसा होता है? तो फोकस जो है काल्पनिक होता है। इसका फोकस काल्पनिक होता है और फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी कैसी होती है? फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसमें केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और इसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब वो वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से बड़ा नहीं होता, वस्तु से छोटा होता है। तो ये उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को सभी दिशाओं में मोड़ देती है। देखिए अब हम दर्पण में जो कुछ विशेष बात है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दर्पण है और दर्पण का ये बीच वाला भाग है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण के बीच वाला बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है। इसे जो है हम लोग पी से सूचित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को, बीच वाला बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इसके बाद होता है, देखिए ये दर्पण है, तो दर्पण जो है एक खोखला गोला का एक भाग होता है। ये मान लीजिए यहाँ पे कोई गोला है, ये क्या है? एक गोला है और इधर से यहाँ से देखिए काट दिए हैं, इधर से काल्पनिक रूप से बना दिए। देखिए पता चल रहा है ना कि ये एक पूरा गोल है, लेकिन इधर काल्पनिक रूप से है और ये दिख रहा है। तो यही जो है यही है दर्पण हमारा। यही क्या है? दर्पण है। तो ये दर्पण में एक क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, बीच में एक केंद्र होता है, क्योंकि गोला के अंदर बीच में एक केंद्र होता है। यहाँ पे ये केंद्र होता है, इसीलिए यहाँ पर भी एक क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। केंद्र को हम लोग सी से सूचित करेंगे, सी से सूचित करते हैं। केंद्र को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? तो केंद्र सी से सूचित करते हैं। इसके बाद देखिए ध्रुव है, ध्रुव हो गया। ध्रुव के बाद जो है, ध्रुव के बाद मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहा जाता है? तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही ध्रुव कहा जाता है। देखिए ये रेखा गया है, ये वक्रता केंद्र को और ध्रुव को मिला रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यही क्या है? मुख्य अक्ष है। इसके मुख्य अक्ष के बाद है मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए ये दर्पण के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण पे पड़ गया है, दर्पण पर पड़ने के बाद ये परावर्तन के बाद यहाँ से गुजरता है, तो यही क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। यही क्या है? फोकस है, इसे ही फोकस कहा जाता है। तो दर्पण में जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं?
तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। इसे क्या चीज़ से सूचित करते हैं? आर से। मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। यही हो गया दर्पण। और इसके बाद अगले क्लास में हम इसके आगे जानेंगे, और आज जितना भी पढ़ाए हैं इसके PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज बस इतना ही तक रहेगा।